बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 8। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। 5 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करो पासिंग थ्रू द पॉइंट। प्लेन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। एक तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, एक इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। मतलब क्या है कि हमें एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और ये जो दो गिवन प्लेन्स है ना इस पे परपेंडिकुलर भी है। तो कैसे निकालोगे? एक तो बिना सोचे समझे, बिना दिमाग खर्च किए। चलो मैं बताता हूँ, दो मेथड बताता हूँ। अब तुम्हें एक फॉर्मूला याद रिकॉल करना होगा जो मैंने बता रखा है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इक्वेशन बोल सकते हो या वेक्टर इक्वेशन, शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो लेक्चर में बताया होगा मैंने। वेक्टर नहीं, कार्टेशियन इक्वेशन, सॉरी, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। मान लेते हैं ए, x1 y1 z1। इस पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? ऐसे बताया था, ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। ये बता रखा है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही शायद बताया मैंने। अब अगर मैं बोलूं कि ये प्लेन हमारा यूनिक है या प्लेन फैमिली ऑफ प्लेन है, तो ये यूनिक प्लेन नहीं हो सकता है, ये फैमिली ऑफ प्लेन होगा। सबसे पहली बात मैंने क्या बताया था कि जब भी तुम्हें किसी यूनिक प्लेन का इक्वेशन बोलेगा ना फाइंड आउट करने के लिए, तो उस प्लेन की तीन खूबी या तीन प्रॉपर्टी जरूर गिवन होगा। एक प्लेन की एक प्रॉपर्टी से तुम प्लेन का यूनिक इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो। हमेशा क्या चाहिए, प्लेन की तीन प्रॉपर्टी गिवन होगा। तो देख लो इस क्वेश्चन में तीन प्रॉपर्टी गिवन है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि प्लेन जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कि वो इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है। तो प्लेन का तीन प्रॉपर्टी गिवन है ना, तो प्लेन का हमें यूनिक इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये याद करो कि ये प्लेन का मैंने क्या बोला था कि ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। अभी ये जो है ना हमारा फैमिली ऑफ प्लेन है, ये यूनिक इक्वेशन नहीं है, फैमिली ऑफ प्लेन से ही। अभी मैं इतना लिख के छोड़ दूं ना तो ये फैमिली ऑफ प्लेन है। अब इसी प्लेन पर मैं दो कंडीशन और लगाऊंगा। क्या कंडीशन लगाऊंगा कि ये जो हमारा प्लेन है ये इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है, ये प्लेन जो है इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से करने से हमें क्या मिल जाएगा, ये दो कंडीशन लगाने से हमें ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ए बी सी का वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, प्लेन का यूनिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, मान लेते हैं वेक्टर, वो क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये तो 1000 बार बता चुके हैं। एक्स वाई जेड का जो कॉफिशेंट होता है वो प्लेन पर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब जो हमारा ये जो प्लेन जिस प्लेन पर परपेंडिकुलर है वो तो एक प्लेन ये है, 3z माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर उसको हमने n1 वेक्टर बोल दिया, तो वो क्या होगा, वो होगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। दूसरा जो प्लेन गिवन है वो है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0। इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है उसको हमने n2 वेक्टर बोल दिया, तो n2 वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब ये जो हमारा प्लेन है ना, ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या है, एक तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है और दूसरा इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो अगर ये प्लेन हमारा इन दोनों प्लेन्स पर परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन का ये जो नॉर्मल वेक्टर है, ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा n1 वेक्टर पे भी और ये परपेंडिकुलर होगा n2 वेक्टर पे भी। अगर दोनों परपेंडिकुलर होगा तभी तो इन दोनों प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो फिर क्या होगा, इस n वेक्टर और
n1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। एक तो ये कंडीशन हो जाएगा, दूसरा n वेक्टर और n2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। मेरी बात आ रही होगी समझ में। n वेक्टर हमारा क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये तो n वेक्टर हो गया। n1 वेक्टर क्या हमारा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो। एक तो यहाँ आ गया, दूसरा n वेक्टर क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक तो मिल गया a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक तो ये इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या मिल गया हमारे पास, 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल्स टू ज़ीरो। कितने वेरिएबल मिल गए, 3 वेरिएबल। कितने इक्वेशन है, 2 इक्वेशन। 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन। क्या वेरिएबल का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें निकालना भी नहीं है। हम लोग इसमें इसको मान लेते हैं, सी को हम लोग क्या मान लेते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और ए और बी को वेरिएबल मान लेते हैं। उसके बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दें। तो बताओ क्या होगा, ए अपॉन कैसे लिखेंगे, 8 4 2 ज़ा 8 बी सी ऐसे लिखेंगे, माइनस क्या होगा, -9 तो +9 बी सी ऐसे हो जाएगा, अपॉन, सॉरी गलत लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, ए और बी को वेरिएबल माना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ए अपॉन 4c और 3c को कांस्टेंट माना है, तो क्या होगा यहाँ पे, ए का कॉफिशेंट 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4c माइनस 9 तो +9c ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस बी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ जो 10th क्लास में सिखाते हैं। माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा, 4c और यहाँ पे -6c, और 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये -9 एंड -4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a अपॉन 13c इज इक्वल्स टू -b अपॉन 4c माइनस 2c, 1 अपॉन -13। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a अपॉन 13c इज इक्वल्स टू b अपॉन 2c इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 13। एक बार इसको और इसको इक्वेट करेंगे, एक बार इसको और इसको इक्वेट करेंगे, तो हमें ए का और बी का वैल्यू किसके टर्म में मिल जाएगा, ए और बी का वैल्यू हमें सी के टर्म में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ए का वैल्यू हमें क्या मिला, एक बार देख लेते कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 4 2 ज़ा 8c माइनस, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे ना 4 2 ज़ा 8c होगा, ये -9c तो माइनस माइनस +9c, ठीक है, माइनस बी हो जाएगा तो माइनस ये 4c एंड -6c यहाँ पे। ठीक है, 1 अपॉन क्या करेंगे, -3, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ये -3 यहाँ पे गड़बड़ इक्वेशन आ रहा है यार, ये सॉरी, यहाँ पे इसको कांस्टेंट लिया ना हमने, तो क्या हो जाएगा, ये -3 एंड -4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 + 8 17, ये हमारा 17 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो ये भी 17 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 17c। अब ठीक है, अब जो है हमारा ये सही है, -1 अपॉन 13 -3 -4, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी चेंज होगा ना, -7 होगा ये, और ये हमारा 7 होगा, -7 और यहाँ पे 7। अब ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, -17c अपॉन 17 अपॉन 7, सॉरी, एंड b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2c अपॉन 7।
ठीक है। अब हमारा जो प्लेन का इक्वेशन है, वो प्लेन का इक्वेशन क्या हमने लिखा है? अच्छा, प्लेन का इक्वेशन तो अभी हमने लिखा ही नहीं है, ये लिखा है ना। प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है? 1,1,1,-1, इस पॉइंट से पास कर रहा है, यही है ना पॉइंट। ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ए x-1 प्लस बी y-1 प्लस सी z -(-1) तो +1 इज इक्वल्स टू 0। अब a की जगह क्या डालेंगे? -17/7c x-1। b की जगह क्या डालेंगे? -2c/7 y-1 प्लस c को ऐसे ही रहने देंगे, z +1 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो c कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? -17/7 x-1 -2/7 y-1 प्लस z+1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आ रही है बात समझ में? अब क्या करेंगे? -7 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17x-1 प्लस 2 y-1 -7 z+1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 17x और यहाँ से क्या आ जाएगा? +2y एंड -7z -17 -2 -7 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिला? 17x प्लस 2y -7z, 17 और 7 क्या हो जाएगा? 24 -26 इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा प्लेन का इक्वेशन आ गया। ये तो मेथड नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हमने इसमें फॉर्मूला ये वाला यूज़ किया है, ये मैंने तुम्हें फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बता रखा है। अब मेथड नंबर 2 में आते हैं। मेथड नंबर 2 में देख लो क्या हमारा जो प्लेन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है। सबसे पहली बात 1-1 एंड 1-1-1। प्लेन हमारा पास कर रहा है 1 एंड -1 से, इसी पॉइंट से पास कर रहा है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, तो इस कैपिटल ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो मतलब कि प्लेन पर जो फिक्स पॉइंट है ना, उसका ये पोजीशन वेक्टर आ गया, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा प्लेन है वो क्या है? मान लेते हैं कि इसको तुम ऐसे देखो, देखो ध्यान से। हमारा जो प्लेन है वो तुम इसको ऐसे देखो। हमारा जो प्लेन है वो दो प्लेन पर क्या है? मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेन है, ये जो रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये हमारा प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन है। जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो दो गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर है। पहला प्लेन को जो परपेंडिकुलर प्लेन है, जिस प्लेन पे पहला प्लेन का इक्वेशन क्या है? x1 2 3 -7, 1 2 3 -7, मतलब 1 2 और 3z -7 इज इक्वल्स टू 0। ये तो हमारा पहला प्लेन हो गया। दूसरा क्या है? 2 -3 4z, ये प्लेन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, 2 -3 है ना, ये हो जाएगा 2x -3y प्लस 4z, एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब जो हमारा प्लेन है ना, ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। ये जो रेड से है ना, ये रिक्वायर्ड प्लेन है। ये जो प्लेन है, इस दो गिवन प्लेन पर क्वेश्चन में गिवन है ना, इस प्लेन और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही है बात? तो तुम्हें क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा। इस जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, इसका नॉर्मल प्लेन क्या होगा? इस प्लेन पर एक पॉइंट तो ए है,
ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 1,1,-1। ये तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट भी गिवन है। अब इस जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है उस पर नॉर्मल क्या होगा, तुम ऐसे देखो, ये जो हमारा गिवन प्लेन है ना, इस प्लेन पर एक नॉर्मल तुम ऐसे बना लो, इस प्लेन पर नॉर्मल ये हो जाएगा वेक्टर, इस प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर मान लो ये प्लेन हो जाएगा। अब अगर जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, अगर इन दो गिवन प्लेन पर नॉर्मल है, तो ये जो दोनों प्लेन है ना, ये आपस में क्या हो जाएगा, ये आपस में प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या बोलेंगे कि पैरेलल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो ये लाइन को मैं प्लेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर ये प्लेन किसी दो प्लेन पर परपेंडिकुलर है, ये भी लाइन प्लेन है, ये भी लाइन प्लेन है, तो ये दोनों प्लेन पैरेलल हो जाए, ऐसी बात नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ बच्चे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो प्लेन है ना और ये प्लेन पैरेलल नहीं है आपस में, ये प्लेन पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं पैरेलल है? बिकॉज इस प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो और इस प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये दोनों प्लेन पैरेलल नहीं है। कहने का ये मतलब है कि जो मैंने अभी फिगर ड्रॉ किया है, ये फिगर इनकंसिस्टेंट है। ये फिगर क्या है? इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट फिगर कैसे बनाएंगे? मैंने ध्यान तो दिया नहीं कि ये दोनों प्लेन, जिस प्लेन पर जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर है, वो आपस में क्या है, पैरेलल नहीं है। हो भी सकता है, मान लो कि अगर जो अभी हमने केस लिया ना, मान लो कि हमारा ये ब्लैक से जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ ये रिक्वायर्ड प्लेन है सपोज डैट, और ये दो गिवन प्लेन है, तो ये दोनों अभी के केस में तो पैरेलल है। बट यहाँ पे मैंने फिर ध्यान दिया कि अरे ये दोनों प्लेन तो नॉन पैरेलल है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम ऐसे देखो कि जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन हो वो प्लेन क्या हो, ऐसे हो सकता है। अब इसको देखो ध्यान से, हमारा जो पहला प्लेन हो ना, पहला जो प्लेन होगा, देखना ध्यान से, सुनना, बात को ध्यान से समझो तो चीज़ें समझ में आएंगी। ये भी तो हो सकता है कि हमारा जो पहला प्लेन हो वो ये वाला हो। देखो, हमारा जो एक प्लेन ये हो, ये गिवन प्लेन हो जिसको भी मैंने बोल्ड से ड्रॉ किया, और दूसरा प्लेन ये हो, मतलब कि हमारा रिक्वायर्ड जो प्लेन है वो रिक्वायर्ड प्लेन ये वाला हो जिसको अभी मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। अब ये जो रेड से ड्रॉ किया ये प्लेन, इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है एंड इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री बन रहा है ना। तो अब ये हम लोग ना थोड़ा फिगर को कंसिस्टेंट बनाने के लिए एक काम करते, थोड़ा चेंज कर लेते। फिगर भी कंसिस्टेंट होना चाहिए ना। हम लोग ये जो प्लेन का इक्वेशन मान लेते हैं कि ये जो है ये किस प्लेन का इक्वेशन है, ये इस प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है ये किस प्लेन का इक्वेशन है, ये इस प्लेन का इक्वेशन है। ये जो ब्लैक से कर रहा हूँ ड्रॉ, ये इसका इक्वेशन है। और हमें किसका इक्वेशन चाहिए, हमें इसका इक्वेशन चाहिए, इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो भी ब्लू से किया। अब तुम ये बताओ, यहाँ पे देखो ध्यान से, अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, इस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा और इस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वेक्टर होगा, बिकॉज इस पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा, इन दोनों नॉर्मल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस जो रिक्वायर्ड प्लेन है ना, ये रिक्वायर्ड प्लेन, इस पे परपेंडिकुलर होगा। इस बात को समझना है। नॉर्मल जो वेक्टर होगा ना, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, यही है ना हमारा रिक्वायर्ड प्लेन, ये है ना रिक्वायर्ड प्लेन, इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा पहला प्लेन गिवन है, वो पहला प्लेन क्या गिवन है, एक्स प्लस 2y -3z-7 इज इक्वल्स टू 0। इस प्लेन पर हमने नॉर्मल वेक्टर को क्या मान लिया, ये क्या हो गया, आई कैप प्लस 2j कैप -3k कैप। दूसरा जो प्लेन गिवन है वो है हमारे पास 2x -3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0। इस पे जो नॉर्मल वेक्टर है,
इसको हमने n2 वेक्टर मान लिया, ये क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब ये n1 क्रॉस जो n2 होगा, n1 क्रॉस n2 वेक्टर होगा, ये क्या होगा, ये नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन होगा, नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन। जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है ना उस पे नॉर्मल वेक्टर होगा। ये बात आ रही है ना समझ में? तो यहाँ पे निकाल लो, इसी को हमने मान लो n वेक्टर बोल दिया। जो रिक्वायर्ड प्लेन है उस पे जो नॉर्मल है उसको हमने क्या बोल दिया, n वेक्टर बोल दिया। तो n वेक्टर निकाल लो। n वेक्टर क्या होगा, i कैप j कैप k कैप। पहला क्या है, n1 वेक्टर क्या है 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3। दूसरा क्या है 2 माइनस 3 4। तो यहाँ पे आई कैप लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस 9 तो प्लस 9 माइनस जे कैप। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, ये 4 माइनस 6 तो प्लस 6, तो 4 माइनस 6 प्लस के कैप, तो ये क्या हो जाएगा -3 -4। तो ये क्या हो जाएगा 17 आई कैप -10 जे कैप -7 के कैप। ये हमारा क्या हो गया, एन वेक्टर बन गया। ठीक है, ये किसका नॉर्मल वेक्टर बना, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है ना उसका नॉर्मल वेक्टर बना। और जो रिक्वायर्ड प्लेन पर एक पॉइंट भी गिवन है 1 1 1, तो मतलब कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। यही होगा ना, मतलब आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ऐसे लिख सकते। अब आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या मिल रहा है हमें, ये वेक्टर मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 17 आई कैप -10 जे कैप -7 के कैप इज इक्वल्स टू, ए वेक्टर क्या है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट एन वेक्टर क्या है 17 आई कैप -10 जे कैप -7 के कैप। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आर डॉट 17 आई कैप -10 जे कैप -7 के कैप, ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 17 -10 प्लस 7 क्या हो जाएगा 24 -10, ये क्या हो जाएगा 14। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से हमें मिला वेक्टर इक्वेशन क्या हो गया, आर डॉट 17 आई कैप -10 जे कैप -7 के कैप इज इक्वल्स टू 14। अब इसको अगर, ये तो हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में, बट यहीं पे कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। एक बार देख लेते कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। पहला वेक्टर हमारा देख लेते हैं, जो पहला जो हमारा प्लेन दे रखा है वो क्या है, x प्लस 2z प्लस 3z x प्लस 2y प्लस 3z -7 0। दूसरा प्लेन क्या दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0। तो देख लेते हैं 1 2 3 1 2 3 2 माइनस 3 4। देख लेते हैं आई कैप 8। बच्चों एक जगह मिस्टेक हो रही है ना, यहाँ पे जो हमारा प्लेन था, देखो मिस्टेक कहाँ हो रही है, देखो प्लेन का ये वाला इक्वेशन दे रखा है ना, देखो मिस्टेक कहाँ हो रही है, इसमें +3 है ना, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया -3, यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से ये होगा +3, तो ये +3 होगा तो ये प्लस हो जाएगा। दूसरा तो सही किया ना 2 माइनस 3 4, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक है, कुछ नहीं है, आंसर तो एक ही आना है, किसी भी मेथड से करो। तो ये आई कैप क्या हो जाएगा 8
माइनस ऑफ -9 तो +9 माइनस जे कैप, ये क्या हो जाएगा 4 - 6 हो जाएगा इस पर, प्लस के कैप क्या हो जाएगा -3 एंड -4, तो ये हो जाएगा 17 आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड -7 के कैप। यही मिस्टेक हो रही थी। तो ये एन वेक्टर हो गया ना, तो यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा सब जगह, इसको करेक्ट करना होगा। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो इसका मतलब ये सब हटाना पड़ेगा। हमारे पास क्या हो जाएगा ये 17 आई कैप प्लस 2 जे कैप -7 के कैप। यहाँ पे हो जाएगा 17 आई कैप प्लस 2 जे कैप -7 के कैप। 17 आई कैप प्लस 2 जे कैप -7 के कैप, ये क्या हो जाएगा 17 प्लस 2 प्लस 7। यहाँ पे हो जाएगा 17 आई कैप प्लस 2 जे कैप -7 के कैप 24 और ये हो जाएगा 26। तो ये हमारा आ गया वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन। अगर कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो आर वेक्टर है इसको क्या लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17x प्लस 2y -7z इज इक्वल्स टू 26। यही आंसर हो गया। देख लेते हैं आंसर, एक बार मैच कर लेते हैं। ये हमारा सेकेंड मेथड से आंसर है 17x 2y -7z इज इक्वल्स टू 26। 17x प्लस 2y -7z इज इक्वल्स टू 26। सेम आंसर है ना, किसी भी मेथड से आंसर निकालो। बस तुम्हें याद में समझना क्या है, इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई एक प्लेन किसी दो गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, अगर कोई एक प्लेन किसी दो गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, तो जो दो गिवन वेक्टर जो दो गिवन प्लेन का जो नॉर्मल होगा ना, उस नॉर्मल का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो रिक्वायर्ड प्लेन पर नॉर्मल होगा। क्या बोला कि कोई एक प्लेन किसी दो गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर है, एक प्लेन दो गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो जो दोनों गिवन प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो रिक्वायर्ड प्लेन पर नॉर्मल बन जाएगा। बस इतना याद रखना आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम ले लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।